So these are the prelims classes of the Indian Partnership Act, and in this class I will be explaining you the all the prelims questions, all those segments from where you can expect questions in your prelims, from all the sections, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, या कहाँ से आपका बेयर एक्ट्स के परे कोई इन्फॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई केस लॉ है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता जाऊँगा। आप लोगों को करना ये है कि आप लोग या तो नोट डाउन करते रहेंगे या फिर अपने ही बेयर एक्ट में उसको P4 प्रीलिम्स करके हाईलाइट करते रहिए। तो प्लीज़ स्टार्ट दिस। फर्स्ट पॉइंट इज, तो मैं शायद कम दिखूंगा आप लोगों को, बोर्ड ज़्यादा दिखेगा इस क्लास में, तो प्लीज़ कीप नोटिंग दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका इसमें कि दिस पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को, दिस वाज द पार्ट ऑफ अर्लियर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कौन से सेक्शंस में था ये कवर? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 239 से 266 तक पार्टनरशिप के प्रोविजंस थे। तो इन सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको आप फोकस कर लीजिए, अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आपको कंफ्यूज करेंगे वो, ही कैन से 238 to 266, he can say 240 to 266 like this. So this number is very important, 239 to 266 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो सेक्शंस थे, these sections were related to the partnership. So this is the question, one question, what happened later on, and second question, पहला क्वेश्चन ये बताया मैंने आपको। सेकंड क्वेश्चन, दीज प्रोविजंस अर्लियर वर बेस्ड ऑन द इंग्लिश प्रेसिडेंट्स P4 प्रीलिम्स। अगेन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से कि ये जो क्वेश्चंस, ये जो सेक्शंस है वाले, व्हाट आर द बेसिस ऑफ दीज सेक्शंस? द बेसिस वाज द इंग्लिश प्रेसिडेंट्स। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, So next question, Indian Partnership Act 1932. This act was passed on 8th of April 1932. Again, this is a fact, important fact. यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सी डेट को ये पास हुआ था, and I would like to emphasize that this is not the date of enforcement, this is date of passing of the act. On what date it was passed? It was passed on 8th April 1932. इस डेट को कभी मत भूलना, and don't get confused with that. Date of enforcement अलग होती है, and this is date of passing. Next question आपका यहाँ से बनता है। Next, this act, जो लेटेस्ट एक्ट है आपका IPA, this was formulated up on the lines of English Partnership Act 1892. तो this is again an important information for you. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। Majority of its sections are almost identical to the English Partnership Act 1892. तो don't forget this, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये जो सेक्शंस थे 1872 का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पहले ये जो सेक्शन से 239 to 266, these were based on English precedents. Latest law is based on English Partnership Act 1890. This is the question for your prelims. I believe कि आपको समझ में आया होगा ये। Next segment. This is the next question, whether Indian Partnership Act is exhaustive or not. यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए, कल्याणम वस्ती बस, दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इस लाइन को घोट लीजिएगा। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड व्हाट इज द रीजनिंग। रीजनिंग इज दिस कि दिस पार्टनरशिप एक्ट में नॉट ओनली द पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल बट ऑल्सो
General law of contract act. General law of contract act is also applicable. Therefore we say that this act is not exhaustive. यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है, ठीक. For example, these are the rules: offer, acceptance, consideration, free consent, legality of object. All these general laws, general principles, ये सभी जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो एप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप में भी. इसीलिए इसको कहते हैं दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. इसी पॉइंट से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा. एंड नेक्स्ट इज द बेयर एक्ट प्रोविजन. नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. दिस इज द क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1. सेक्शन नंबर 1 इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. हेडिंग इज इम्पोर्टेंट. हालांकि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. क्वेश्चन कहां से आएगा? नेम से आएगा. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड व्हाट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको. हाउ कैन ही कंफ्यूज यू? ही कैन से इट इज 1933, 1934, 1934 like this. So you must be very accurate in the name of this. It is 1932 P4 prelims. It extends to the whole of India. Earlier it was the line except the state of Jammu and Kashmir. अब ये ऐसा नहीं है एंड इसकी एक्सटेंशन से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है. तो दिस इज एक्सटेंशन पे. नेक्स्ट इज व्हाट? डेट ऑफ एनफोर्समेंट. इट शैल कम इनटू फोर्स on the first day of October 1932 P4 prelims. Date of enforcement ये है. This is date of enforcement. And again I would like to draw your attention towards date of pass. Date of passing was 8 April 1932. So there is a difference. 8/4/1932 it was the date of passing and it is the date of enforcement. डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग. लेकिन इसमें कैच है. क्या है कि एक सेक्शन ऐसा था, सेक्शन 69. इट केम इनटू फोर्स ऑन नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933. एंड यहीं से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि वेदर इट वाज द होल एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन दिस डेट 1932. No, the answer is that section 69 came into force on first day of October 1930. So again this is the question for your prelims. Now this is the section 2. Section 2 is very important for definitions. Section 2 definitions. See what पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि which terms have been defined. तो पहले आपको ऐसे करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए इसमें कि सेक्शन 2A में क्या डिफाइंड है? एन एक्ट ऑफ द फर्म. सेक्शन 2B डिफाइंस बिजनेस. सेक्शन 2C डिफाइंस प्रिस्क्राइब्ड. D डिफाइंस थर्ड पार्टी एंड E एक्सप्लेन्स एक्सप्रेशंस. तो फर्स्ट ये आपका पहला काम हुआ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स. ABCD की सीक्वेंस आपको रटी होनी चाहिए. ABCDE. ओनली इनकी हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि किस करेक्ट सीक्वेंस में है. देन यू विल हैव टू कम, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एज वेल. फिर हम लोग मीनिंग के लिए पढ़ते हैं इसमें. एक्ट ऑफ द फर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही जानना बहुत जरूरी है कि एक्ट ऑफ द फर्म होता क्या है. देखिए क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा समझाता हूं मैं. एक्ट ऑफ द फर्म्स मीन्स एन एक्ट और ओमिशन विच गिव्स राइज टू ए राइट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द फर्म. मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति if P1 is the partner and he is doing an act or omission, and because of this act or omission जो यहाँ पे टाइप है पहले से ही, because of this act or omission some third party is getting a right which can be enforced against the firm, then we say this is the act of the firm. क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि who can do this act? तो this act may be done by all of the partners. This act can be done by any partner
और दिस एक्ट कैन बी डन बाय द एजेंट ऑफ द फर्म। यहाँ को मत भूलना, पी फॉर प्रिलिम्स लगा लीजिए कि हु कैन टू मेक द फर्म लायबल, टू मेक द फर्म लायबल whose act may be considered as the act of the firm. So these are the persons, number 1 category, number 2 category, number 3 category. It may be all the partners, it may be any partner, or it may be the agent of the firm. These are the persons whose act, इनका कोई act or omission if give rise to a right which is enforceable against the whole firm. कौन व्यक्ति काम कर रहा है? Agent is doing act, but who is responsible? Firm. Who is working? Any partner, but firm is responsible. All the partners are acting, firm is responsible. So that act which is making the firm liable will be called act of the firm. तो डोंट फॉरगेट ऑल दिस स्टेप्स। यहाँ से किसी भी पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है टेक्निकल। नेक्स्ट इज व्हाट बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स TOP, ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। इसके मीनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, डोंट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट इज प्रेस्क्राइब्ड, मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। ये बहुत सिंपल सा है, इसमें से क्वेश्चन बनता नहीं है, केवल हेडिंग से वेयर इट इज डिफाइंड यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एंड देन द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब है कि एनी पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर, इट मीन्स विद whom you are dealing, कि every person, suppose these are the partners P1, P2, P3 and this is the firm of these partners. तो anyone outside this, ठीक, these are called third party. It may be a company, it may be a person with whom now they are dealing. Then there is a complete chapter कि इनके साथ रिलेशनशिप कैसे होगी विद द आउटर वर्ल्ड। तो दिस इज थर्ड पार्टी एंड दिस इज D and E एक्सप्रेशन। इसमें ध्यान रखना, दे कैन आस्क यू द मीनिंग ऑफ, इस पे क्वेश्चन बनता है ई से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड। सी देयर आर टू थिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस? Expressions which are used but not defined in this act means Indian Partnership Act में, जैसे for example you are using the term void, you are using the term voidable. So these terms are used but Indian Partnership Act does not define this. So what is the law in that regard? So if these are not defined in IPA but defined in the Indian Contract Act, then you will derive their meaning from the Indian Contract Act itself. तो यहाँ से इस अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बन जाएगा आपके इसमें, ठीक। एंड नाउ कम सेक्शन थर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सेक्शन नंबर थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस। हाउ दिस, इसकी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बनेगा आपको प्रीलिम्स में। The unrepealed provisions, please highlight this line. This is what? Unrepealed provisions of what? Indian Contract Act. What does it mean? इसका मतलब क्या है? देखिए, earlier you have seen 239 to 266 sections were dealing with the partnership. These were struck out. तो जो बच गया, remaining जो बचा, रिमेनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम बोलते हैं अनरिपील्ड प्रोविजंस। गॉट इट? सो दिस इज अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। गॉट इट? दे शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फॉर्म्स। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, यानी कि सेक्शन 1 से लेकर के लास्ट तक जितने भी सेक्शंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, वो सभी ऑल दीज सेक्शंस शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द IPA। केवल इसमें शर्त ये है, एक्सेप्शन ये है, सेव इन सो फार दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यहां से क्वेश्चन आता है कि ओनली दोज प्रोविजंस, इसको मैं समझाता हूं क्योंकि यहाँ के जनरल अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन बनता है।
Which provisions of the Indian contract will be applicable in case of partnership? Those provisions, number one, which are unrepealed, means which are the part of the Indian Contract Act, number one, and which are not inconsistent with the Partnership Act. जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके प्रोविजन से वो इनकंसिस्टेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोजीशन ऑफ द माइनर की बात करते हैं हम लोग, मैं इसको हटाता हूं. With regard to minor, Indian Contract Act says that an agreement entered by the minor is void. ये पोजीशन कहां पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है. लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि माइनर कैन बी एटलीस्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. सो देयर इज सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन. उसी तरीके से सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 27 क्या कहता है कि एनी एग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट्स योर ट्रेड राइट्स दैट इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट. तो वो ऐसे सभी एग्रीमेंट को वॉइड करता है जो कि आपके टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस को राइट को रेस्ट्रिक्ट करते हो. लेकिन 27 यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे उसको परमिट करता है. सो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हैं पार्टनरशिप के साथ वो अप्लाई नहीं होंगे. अदरवाइज बाकी सभी रूल्स यहां पर अप्लाई होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. तो आई बिलीव कि बात समझ में आई होगी आप लोगों को. बढ़े आगे. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा एकदम बहुत आसान तरीके से. ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इट इज IPA. सो dot these are the provisions and these red dots are the provisions which are inconsistent with the provisions of IPA. So section 3 says all these provisions which are not inconsistent, these sections will be applicable upon partnership firms as well. But this is a red line. These are the provisions which are inconsistent. These provisions will not be applicable in case of partnership. So you can divide the provisions of Indian Contract Act, number one category which are not inconsistent, and number two category which are inconsistent. So these rules will be applicable and these rules will not be applicable. This is the section 3. तो please, is there any query regarding this? तो बताइए मुझे up to section 3. Come on. सोनम सिंगल बताइए, कुछ समझ में आ रहे? अर्शान, रमन, अक्षिता, तुम बताओ. इसमें कुछ लग रहा हो ना कि कुछ स्पीड से भागे जरा आज. ये क्लास है प्लिम्स के लिए. ठीक है जी, वेरी गुड. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट सेक्शन. Then comes the next section 4. It is very important for your prelims, and also I will mention that it is very important for your mains as well. See, first question is that it is what defining partnership. Number 1. So which section defines partnership? Section 4. And second important question comes from this fact that this definition is replacing section 239 Contract Act. Meaning thereby earlier partnership was defined by section 239. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 239 जो सेक्शन है ये पार्टनरशिप को डिफाइन करता था. अब कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? सेक्शन 4 डिफाइन करता है. इसलिए हम कहते हैं सेक्शन 4 रिप्लेस्ड सेक्शन 239. तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में, P4 प्रीलिम्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द प्रेजेंट एक्ट एडॉप्ट्स
पोलक्स डेफिनेशन, ये विद्वान है, लीगल जुरिस्ट हैं ये, इनकी जो डेफिनेशन थी वी हैव अडॉप्टेड या और यू कैन से IPA हैज अडॉप्टेड द डेफिनेशन ऑफ पोलक with slight modification. What are the modification? This is not your job. Just remember the name of Pollock and you will solve the question. Section 4 में next question prelims में ये आता है कि which terms have been defined. Which terms have been defined in the Partnership Act? This is section 4 में. तो number 1 partnership has been defined, number 2 partner has been defined, number 3 firm has been defined, and number 4 firm name is defined. These are the 4 terms which have been defined under section 4, and so you should remember all these terms. इनको रट लेना अच्छी तरीके से, एक बार को केवल इतना ही रटना इसको, तो यहाँ से you will get the question in your prelims exam. Again, now I come to the definition. What is this? There are some important points. यहाँ से question आता ही आता है. Partnership is the relation. How the partnership is defined? Partnership is defined in terms of the relation. Relation between whom? Between the persons. Don't forget the word persons. It is not any association. Not association. ध्यान रखना. This is what persons. So partnership is basically, you can say like this. Partnership is basically is the relation बिटवीन पर्सन्स, इन व्यक्तियों के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं. तो द पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशन. गॉट इट? नाउ हु आर दीज पर्सन्स? हु आर दीज पर्सन्स? दीज आर द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. दिस इज अगेन एन एसेंशियल एलिमेंट. These are the persons who have agreed to share the profits, and profits out of which things? Profits of a business which should be carried on, which is carried on by all or any of them acting for all. So basically they have agreed, these are the persons, and they have agreed that they will carry on a business. This is an essential element. They will carry on a business, and this business can be carried on either by all of them, सभी मिलकर कर सकते हैं, और there may be a situation, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है. Means P1, P2, P3. These are the 3 partners. So P1, P2 and P3, all 3 may work. That business may be carried on by all of them, or it may be a situation कि only P1, any of them, only P1 is working for all these P1, P2, 3, acting for all. Who is acting? Only one partner, but he is acting for P1, P2, P3, सभी के लिए act कर रहा है वो. तो यहाँ से इस टर्म से आपको मिलता है कॉन्सेप्ट कि it is carried on the principle of mutual agency. तो these are the main points of section 4. यहाँ पे मैं समझाता हूँ दोबारा. ये देखिए यहीं से चीज़ें समझने की हैं. सो कई पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन में आते हैं आपके, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट अगेन. सो बेसिकली you will see that partnership, the relationship of the partnership, that relation of partnership arise out of, when it arose, when few persons agreed. So the term used agreed indicates that the nature, जो basis है, basis of the partnership is what? Contract, agreement है. So there must be an agreement, and in that agreement basically what they have agreed, these are the persons who have agreed for what? That they will carry on a business, and they will share the profits of that. And from here you see, at the moment you say they have agreed, it means they are entering into a contract. And when you are entering into a contract, all the provisions of ICA, all the provisions of Indian Contract Act regarding formation of the contract will be applicable. How? There should be a free consent, the party should be competent,
एंड देयर शुड बी नो कोर्जन, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, देयर शुड बी नो कोर्जन, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, नो फ्रॉड, नो मिसरिप्रेजेंटेशन, नो मिस्टेक, objective must be lawful, everything, all the principles of Indian Contract Act will be applicable. Why? Because of just this term, they have agreed, because ये term indicate करती है कि this relationship of the partnership is what contractual in nature. तो this is important. Again यहां से क्वेश्चन आता है, they have, the word used here is they have agreed to share the profits. This is not that they have agreed to share the losses. This may be impliedly, you can say, if the business sustains business, then obviously they will sustain the losses as well, but basically as per the definition they have agreed to share the profits. And again this is the question for your prelims. यहीं से क्वेश्चन आता है कि profits, loss both, तो डोंट फॉरगेट, गो बाय द डेफिनेशन टू शेयर बाय द प्रॉफिट्स, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको. नेक्स्ट इज व्हाट, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैरीड ऑन. द कैरीड ऑन की जो टर्म है, इट मींस इट इज नॉट ए सिंगल ट्रांजैक्शन कि जस्ट बाय एंड सेल हो गया. द बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ अफेयर्स होना चाहिए. द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन. It may be any business, it may be manufacturing, it may be service related, there is no boundation, it may be any business. What? See, the business की जो definition है, if you see section number 2A, you see again what is the definition, this was the definition. So this may be, they may agree to carry on any trade, they may carry on to they may agree to carry on any occupation or profession. You may be the doctors as partners, you may be advocates as partners, so you are carrying on what, your profession, you are carrying on your occupation, and you may be traders, so you may be agreeing for construction activities or any kind of business you can be. So business include this. So this term of business, you should apply the meaning of the business here itself. In this case what, business, so that meaning will be used here, business, trade, trade, occupation or professions में. तो carried on is very important, that must be carried on. And again this is the concept of mutual agency. I am emphasizing it because of the words this, they may be all are acting and there may be any of them acting for all. तो this is the जो उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है, दी पार्टनरशिप की जो विस ईच अदर, जो से कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट, दैट इज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल एजेंसी. एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो जितनी बातें मैंने आपको समझाई है, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इसके मीनिंग पर. तो आई बिलीव कि कर लेंगे आप लोग. पर्सन्स who have entered into partnership with one another are called, these the persons are called individually partners. अगर एक व्यक्ति को कहेंगे, सी सपोज P1, P2, P3, these are the partners. So when we call them individually, we say he is a partner, P1 is a partner, P2 is a partner and P3 is a partner. When we call them collectively, P1, P2, P3 collectively, now it is a firm. It is a firm. So collective name of all these partners is what? Firm. And individual name is what? Individually they are partners. And if they give any name under which their business is carried on, they give it a brand, something, कोई भी name देते हैं, that is called the name of the firm. So it may be the P1, P2, P3, like that, anything. So firm name, इसके बारे में काफ़ी अच्छे ऐसे explain कर चुका हूँ मैं. And see, this is the question, state which statement is true. Partner is an agent of the firm, सही है. Partner is the owner of the firm,
गलत है। पार्टनर इज द डायरेक्टर ऑफ द फर्म, गलत है। नन ऑफ द अबव, गलत है। पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल रिक्विजिट। तो मैं आपको हमेशा ये कहूंगा, देखिए कभी भी यहाँ पर आया तो इसको हमेशा नोट को आया तो हमेशा राउंड कर लीजिए, सो दैट आपको ये पता चले कि यू आर टू फाइंड हियर नॉट एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है। कई बार क्या है कि स्टूडेंट इसको फोकस नहीं करते हैं और एसेंशियल एलिमेंट्स पर दे थिंक वी आर टू सी द एसेंशियल एलिमेंट्स, और उनको आता भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने इसको नोट को ध्यान में नहीं रखा तो क्वेश्चन उल्टा सोल्व करेंगे फिर वो। सो एसेंशियल रिक्विजिट फॉर क्रिएटिंग ए पार्टनरशिप, ध्यान रखना एज पर देखो सेक्शन 4। तो इसलिए मैंने कहा था कि गो बाय द डेफिनेशन। इट इज नॉट द एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस, यस होता है। शेयरिंग प्रॉफिट्स है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस नहीं है। बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल, यस। और एनी ऑफ देम, यस। तो क्या आंसर हो जाएगा जो गलत है, नॉट एसेंशियल, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा। इस तरीके से देखो सेक्शन 4 के इंग्रेडिएंट से क्वेश्चंस आए हैं आपके इसमें। तो आई बिलीव कि आप कर पाएंगे इसको। आप पार्टनरशिप मींस, अगेन क्वेश्चन देखिए, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है। एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस, ध्यान रखना हमेशा ये एसोसिएशन नहीं है, वर्ड इज पर्संस। टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बिटवीन देम, करेक्टली डिफाइंस, तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज देखिए क्या, एग्रीमेंट बिटवीन द पर्संस टू डू सम वर्क, ये वेग हो गई टर्म। टू डू सम वर्क क्या होता है, कुछ नहीं होता ये, नन ऑफ द अबव। तो इसीलिए पार्टनरशिप के मीनिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्टनरशिप एग्जिस्ट, सेवरल पर्संस जॉइंटली परचेज गुड्स फॉर रीसेल with a view to divide the profits arising from the transaction। एक ये persons co-owners who join in the purchase of goods for the purpose of dividing the goods themselves। ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर इसको भी मैं रोक रहा हूँ अभी, इट में भी द आंसर, लेकिन हम पढ़ेगा सब ये। डिवाइडिंग द गुड्स बिटवीन themselves when you are purchasing something जस्ट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द प्राइस, कि आप बल्क में खरीद लेंगे एंड यू आर परचेजिंग इट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ कंजप्शन। तो दिस विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन। बिजनेस कैरिड ऑन की एक्टिविटी में नहीं आएगा। परचेज एंड सेल्फ में डिवीजन के लिए तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और देखते हैं आगे, हमेशा ये प्रीलिम्स से क्वेश्चन सोल्व कैसे करने चाहिए। देखिए आपको आइडिया है कि दिस कैन बी द आंसर, लेकिन हमेशा आपको बाकी जो अदर क्वेश्चन है उनको रूल आउट करना ही चाहिए कि बाकी तो हो ही नहीं सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, बी कैन नेवर बी द आंसर। नाउ कम टू सी। A, B and C agreed that each should furnish 3,000 worth of goods to be shipped on a joint venture, the profits to be divided between them according to the amount of their several shipments। इसमें क्या है देखिए, अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 लोगों ने क्या करा कि हम लोग जॉइंट शिपमेंट भेज देंगे, बस ये जॉइंट, उसमें तो अलग अलग भेजेंगे तो नुकसान होगा, एक साथ भेजेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, उस प्रॉफिट को हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो अगेन यहाँ पर क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन की कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है इसमें। तो दिस कैन नॉट बी आंसर। 2 टेनेंट्स इन कॉमन ऑफ ए हाउस लेट इट टू एंड डिवाइड द रेंट इक्वली। तो गिविंग रेंट उस पे इस तरीके से, और अपने आप में रेंट डिवाइड करना भी बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आएगा। दिस कैन नॉट बी ए क्वेश्चन। तो ए बी सी डी हो नहीं सकते हैं। फिर हमारा क्या बचा था, ए बचा था। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं कि क्या इसमें सारे एलिमेंट्स वाकई में आ रहे हैं। दोबारा पढ़िए इसको। सेवरल पर्संस, see these are several persons, they are agreeing with a view to divide the profits भी हो रहा है arising from a transaction। तो jointly परचेज करेंगे और रीसेल करेंगे। सेल परचेज डिवाइडिंग प्रॉफिट्स, इट्स ए बिजनेस एक्टिविटी, इट इज द आंसर। सो आउट ऑफ 6, इसमें मैं एक बात ध्यान रखूंगा, अब फिर कहूंगा इसमें देखिए, इसमें आउट ऑफ, इसमें प्रीलिम्स के एग्जाम में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सभी क्वेश्चन गलत, आंसर्स गलत हैं, ए बी सी डी इसमें से कोई भी परफेक्टली सही नहीं है।
तो आपको परफेक्ट नहीं ढूंढना है, आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से बेस्ट को ढूंढना होता है। यू विल हैव टू चूज द बेस्ट। दिस इज द ट्रिक फॉर द प्रीलिम्स। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, डोंट गेट कंफ्यूज, नेवर गेट कंफ्यूज। Sometimes you may feel that the all options A, B, C, D all are not 100% correct. Then you will have to find which is more correct, which is most correct out of these. So first of all you should rule out which is 100% correct, sorry incorrect, which is 90% incorrect, which is 70% incorrect, and one is only 10% incorrect. So you have no other choice, you will have to go for that. इसको ऐसे समझ लीजिए, आप सभी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, यू आर ऑल आर अपियरिंग इन दी जुडिशियल एग्जाम। देयर आर 50 वैकेंसीज हैं, 50 लोगों को भर्ती करने हैं। तो आर यू परफेक्ट? क्या आपको सब कुछ आता है? आंसर इज नो। आउट ऑफ यू सपोज करो देयर आर 30,000 पर्सन्स हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, सो ऑप्शंस क्या रह गया? उन्हीं 30,000 में से 5 का सिलेक्शन करना है। The best out of 30, they may not be perfect to the job. Same thing is here, out of 4 you will have to choose one option which is the best in the given circumstances. So किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आप लोग डायरेक्टली कौन सा पहुंचेंगे, जो अगर पहुंच पा रहे हैं आपको। नंबर 1, in addition to be more safer you will have to find the incorrect as well. So A is likely the answer, but be extra sure B, C, D they are wrong, they cannot be the answer. So there is one category, A may be the answer, and B, C, D they can never be the answer. The answer is what then? A. So यहां से आपको इस तरीके ट्रिक से करेंगे आप, और 5 to 6 क्वेश्चंस भी अगर आपने इस तरीके से अपने गलत होने से बचा लिए तो समझिए यू आर इनटू द मेरिट्स। मैक्सिमम लोग इसीलिए फेल होते हैं कि उनको नॉलेज है लेकिन उनको वो आर्ट नहीं आती है प्रीलिम्स में, कि प्रीलिम्स में कैसे अपियर होना चाहिए, वो आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, डोंट, इसे हम कह सकते हैं, एक ट्रिक होती है फर्स्ट लव। ठीक, लव एट फर्स्ट साइट। क्या मतलब इस बात का? कि ऑप्शंस को देख कर ही बस प्यार हो गया कि यही है, जानता हूं, मिल गया, बिछड़ा हुआ था, अंदर से आवाज आएगी बार बार बैठ के, नहीं यही है। सो इसको कंसिडरेशन में रखो। इट कैन बी, क्योंकि ये आपको क्यों आ रही है अंदर से आवाज? बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर। ठीक, नंबर 2, एक है एक्सक्लूडिंग मेथड। एक्सक्लूडिंग मेथड, यू एक्सक्लूड द रॉन्ग आंसर्स फर्स्ट। रॉन्ग आंसर्स को एक्सक्लूड कीजिए, A, B, C and D. These are the 4 options and you are not sure, but you are sure that at least B and D are wrong. तो पहले इनको कट कीजिए कि B और D तो हो नहीं सकते। Now you will have to go choose A और C, इनमें से आपको करना पड़ेगा। Now the risk is 50%. Then 50% में देखिए whether love at first sight किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, सही है? तो उसके हिसाब से देखिए। देन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। सपोज दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, सपोज दिस इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड यू हैव फॉरगॉटन, उसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा, आपको आता है या आपको नहीं आता है। केस लॉ का नाम या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। तो जहां पर एकदम ब्लाइंड है वहां पर कोशिश कीजिए नेगेटिव मार्किंग में आप लोग रिस्क ना लें। लेकिन जहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, अगर हम लोग सेक्शन 4 के डायरेक्ट लैंग्वेज ये रही है आपके सामने। इसकी अंडरस्टैंडिंग पर A एंड C ऑप्शंस में आपको डाउट है, तो नाउ यहां लॉजिक, नाउ यहां रीजनिंग के बेस पर, नाउ यहां जो गट फीलिंग है फर्स्ट लव के बेस पर आप यहां पर उसमें रिस्क ले सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट है, एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो आपका माइंड बार बार वही आपके सामने लेकर आएगा कि नहीं इसका आंसर A है या इसका आंसर C होगा। तो जो ब्लाइंड है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे केस लॉ का नेम हो गया, डेट ऑफ एनफोर्समेंट हो गई, या फिर नेम ऑफ जजेस हो गया समटाइम्स, वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है वहां पर आप क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं चाहिए। A और C में से जो भी आपके 2 ऑप्शंस हैं
उनमें से हमेशा रिस्क लेना चाहिए। तो आई बिलीव कि आपको ट्रिक बहुत काम आएगी एंड इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक। सो आई हैव कंप्लीटेड सेक्शन 4 एज वेल। तो राइट नाउ लेट मी नो वेदर यू आर एंजॉइंग दिस क्लास और नॉट। कहीं कोई दिक्कत बताइए अदिति मैडम। सो अगेन देयर आर, I have discussed the direct language based questions and there can be few questions which are case law based questions। उनको नोट कर लीजिए आप लोग एक बार जरा। केस लॉ हो गई या अदर इंफॉर्मेशन हो गई, वो देखिए क्या है। द एग्रीमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ विच पार्टनरशिप अराइजेस दैट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दिस इज अगेन क्वेश्चन फॉर ए प्रीलिम्स कि वेदर दिस एग्रीमेंट इज एक्सप्रेस ओनली। नो, इट मे बी एक्सप्रेस, it may be express agreement, it may be implied agreement। ओके, सेक्शन 5 पे बाद में आएंगे हम लोग, पढ़ लेते हैं। सेक्शन 5 में आप देखेंगे, इफ यू गो टू सेक्शन 5 प्लीज सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। पार्टनरशिप नोट क्रिएटेड बाय स्टेटस। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नोट स्टेटस। इसी के क्वेश्चन मतलब इसकी लैंग्वेज से यू विल सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स वेयर इट इज सो गिवन। सेक्शन 5 सेज दैट इट डज नॉट अराइज फ्रॉम द स्टेटस। सेक्शन 4 भी ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्सप्लिसिटली कह दिया कि यस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होगा और इसी की वजह से कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल HUF, it is because it is an association, it is not an individual, so it cannot become a partnership firm and it is also not the partnership firm। HUF के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, whether HUF is also a partnership firm? No। Why? Because the members of the members of your HUF becomes the member of that association by virtue of their status। उस परिवार का हिस्सा है तो वो HUF कैटेगरी में आ गए, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हिंदू परिवार में पैदा होगा, उस परिवार में जो पैदा हुआ वही उसका स्टेटस है, इसलिए वो उसका भाग बन गया। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। HUF ना तो खुद पार्टनरशिप फर्म है एंड ना ही नीदर इट कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, बिकॉज वहां पर सेक्शन 4 में क्या है? पर्सन्स हु हैव एग्रीड एंड इट इज एन एसोसिएशन। इट कैन ओनली बी द इंडिविजुअल्स एंड नॉट ए बॉडी ऑफ पर्सन्स हु कैन बी ए पार्टनर। इस यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता ही है, डोंट फॉरगेट दिस। एंड अगेन वेदर ए पार्टनरशिप फर्म इज ए लीगल पर्सन और नॉट, इट इज नॉट ए लीगल पर्सन। P4 प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एंड therefore firm is not capable of entering into partnership with another firm। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि whether if there are two partnership firms, these are the partners, they made a partnership firm AB, these are the two other persons, they made this partnership firm। So partnership firm, you can say partnership firm PF1, partnership firm 2। तो whether now these two partnership firms PF1, PF2, whether they can meet, they can agree to form another PF3 partnership firm? No, it is not legally possible because partnership firm is not a legal person। ध्यान रखना, इसलिए इस बात को यहाँ से प्रीलिम्स लेके आगे बढ़िए आगे वैसे यहीं पर आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन। सो कंपनी क्या हुई? लीगल पर्सन हुई। C1 एंड C2, दीज आर टू कंपनीज, दीज आर पर्सन्स, सो दे कैन फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म C1 C2 partnership firm। This can be done। So two companies can form a partnership, but two partnership firm cannot form a partnership। So ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। एंड अगेन एक क्वेश्चन आता है, whether an insolvent person can become partner or not।
अगेन यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा पी फॉर प्रीलिम्स, आंसर इज नो, आंसर इज नो, बस इतना कर लीजिए, नो। बाकी सारी फाउंडेशन क्लास का पार्ट है। दिस इज द केस लॉ है, देयर इज अ केस लॉ को वर्सेस आयर। यहां से यू विल गेट द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स। व्हाई? बिकॉज ऑन द, इसमें क्या बात कही गई है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप परचेज कर रहे हैं, इफ वी आर परचेजिंग समथिंग कलेक्टिवली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द बिजनेस एक्टिविटी। एंड पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन। तो कूप वर्सेस आयर क्वेश्चन, ये जो केस लॉ है, दिस केस लॉ कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, डोंट फॉरगेट दिस। कूप वर्सेस आयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। And again in this category you will have to go to, please see this section 4 again. They have agreed, we have read this, they have agreed to share the profits, and यहीं से क्वेश्चन मिलता है, and the section 6 का कनेक्शन भी यहीं से बनता है, section 6 का। Why? The question is that, और प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, यहाँ से देखना। This is the class only for the प्रीलिम्स, फाउंडेशन की तरफ बहुत डिटेल में नहीं जा सकते इस क्लास में, ठीक है। सो वेदर एवरी पर्सन हु इज शेयरिंग प्रॉफिट्स, वेदर एवरी पर्सन हु इज शेयरिंग प्रॉफिट्स विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर और नॉट, इट द आंसर इज नो। एंड इसी को क्लैरिफाई करने के लिए सेक्शन 6 में पूछते हैं, तो ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति केवल और केवल पार्टनरशिप में नहीं है, ये नहीं पता आपको, लेकिन वो प्रॉफिट्स में शेयर करता है, ही इज शेयरिंग प्रॉफिट्स, तो just because of this reason he cannot be considered to be the partner, वो पार्टनर नहीं बन जाएगा इस वजह से। You will have to look into the real relationship between them, and therefore in that context section 6 is very important for that, and again you will see the questions from there. Section 6, please see the section 6. Section 6, this is what heading से क्वेश्चन आएगा, mode of determining the existence of partnership, प्रीलिम्स और नॉट। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपको ये बताता है कि ये पता कैसे करो, वो टेस्ट कौन सा है कि ये पार्टनरशिप फर्म है भी या नहीं है। तो मोड ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है या नहीं, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसको जानने का तरीका क्या है, वो आपको कौन सा सेक्शन बताता है, वो बताता है आपको सेक्शन 6 बताता है आपको। और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, इफ यू वांट टू डिटरमाइन वेदर ए बिजनेस एक्टिविटी इज बीइंग कंडक्टेड एज पार्टनरशिप फर्म और नॉट, तो मोड ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्शन 6 क्या कहता है, पढ़िए जरा इसको। इन डिटरमाइनिंग व्हाट वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्संस इज और नॉट ए फर्म, यह बात समझिए। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू, दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू कि देयर इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस, वेदर दे आर पार्टनर्स और नॉट, दिस इज दी। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, सी दिस, और वेदर ए पर्सन इज पार्टनर और नॉट इंटररिलेटेड, रिगार्ड शैल बी हेड टू द रियल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज as shown by all relevant facts taken together। तो सभी फैक्ट्स को एक साथ देखते हुए जो उनके मध्य रियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश है, जो उनके उसमें एग्जिस्ट करती है, यू विल फोकस दैट। रिगार्ड शैल बी हेड, ये है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग। जो हेडिंग थी ना, देखिए ये थी हेडिंग इसकी, देखिए इसको ऐसे पढ़िए आप, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, हाउ विल यू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, एंड दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट रिगार्ड शैल बी हेड टू द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टीज हैं, जो पक्षकार हैं, ये व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है, वेदर दे आर पार्टनर्स, वेदर देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म, तो then what is the real relationship, what is the real relationship in between them, you will have to see this is the mode of determining, got it। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, एंड अगेन एक्सप्लेनेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन यहां से कई बनते हैं।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स डज नॉट itself make such persons partners. इतना समझिए बस कि if these are the persons, if there are some persons who are sharing profits, तो sharing profits itself मतलब अपने आप में, if they are, what is the relationship? They are sharing profits. They are not acting as a mutual agent. They are not acting in the mutual agency. They are there is no contract. This relationship does not arise from the contract, so it will not be partnership. There are so many illustrations, examples, we will read it, कि केवल और केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स नहीं हो जाते हैं. रिपीटेडली सेइंग भैया प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, भूल मत जाना यहां से मेरी बातों को बस. नेक्स्ट, सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग. दिस में भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बट नॉट सफिशिएंट. देख रहे हो आप शब्द, देखो आप ये टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग बट नॉट सफिशिएंट टेस्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. आई बिलीव आप कर लेंगे. शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी है, देखो ईदर ऑफ टू भी है यहाँ पर. जैसे मैंने पीछे की क्लास में अभी 15 मिनट पहले समझाया था आपको, डीजीएस में क्वेश्चन आया हुआ है. एंड एक्सप्लेनेशन सेकंड, the received by a person of a share of profit or payment does not itself make a partner. लगभग वही बात है, इसको आगे नहीं बढ़ाना, आगे जाके. and in particularly P4 prelims, these are the particular examples. These are the particular examples of, these are the persons lender of money. He is sharing profits, but he is not the partner. Sometimes there may be a servant, there may be agent, and who is getting remuneration in the form of profits. There can be a widow or a child of deceased partner. मृतक पार्टनर का, मृतक भागीदार की विधवा या उसका बच्चा भी प्रॉफिट्स ले रहा हो सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं हो जाएगा. ठीक है. या कोई प्रीवियस ओनर, भूतपूर्व स्वामी, या कोई पार्ट ओनर हो, वो सेल ऑफ गुडविल के लिए शेयरिंग प्रॉफिट्स कर रहा हो, तो वो भी पार्टनर नहीं बन जाएगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके सेक्शन 6 में. यहां पर क्वेश्चन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको पढ़ लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट. लेंडर ऑफ मनी रिसीविंग मनी प्रॉफिट्स, तो यहां एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है. सर्वेंट और एजेंट्स रिसीविंग प्रॉफिट्स, नो. विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर, नो. सेलर ऑफ गुडविल्स रिसीविंग प्रॉफिट्स, नो. डीजेएस का देखो कमाल, कितना पूरे सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने, और इसमें दे दिया. फिर अगर आपने पढ़ रखा हो तो कर देंगे ऑल ऑफ द अबव. एंड अगेन ध्यान रखना, डज नॉट एग्जिस्ट की ढूंढ रहे हैं हम, डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड. तो हमेशा इसको आप अंडरलाइन करेंगे या इसको राउंड कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए इसमें. अब इसी के रेफरेंस में यहाँ पर सेक्शन 6 से रिलेटेड आपको कुछ केस लॉस करने पड़ेंगे. मैं आपको बता देता हूँ केस लॉस के नाम. एक तो केस लॉ ये है कि सेक्शन 6 का बेस क्या है. कॉक्स वर्सेस हिकमैन. आई राइट इट, 1 सेकेंड. Cox versus Hickman, Hickman. This is the case law, and on the basis of the judgment of this case, section 6 was formulated. And यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है. सेकंड क्वेश्चन ये होता है, decided by whom? It was decided by the House of Lords ने इसको डिसाइड किया था. यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है. क्या ये इससे पहले भी कोई केस लॉज थे? यस, इससे पहले के 2 केस लॉज हैं, ग्रेस वर्सेस स्मिथ. एक दूसरा है केस लॉ है आपका वॉग वर्सेस कार्वर.
ये है आपका 1775 का केस है और ये है आपका 1793 का केस है। इनमें उल्टा कहा गया था कि शेयरिंग प्रॉफिट्स विल अमाउंट टू पार्टनर, ऐसा समझिए। दीज वर ओवररूल्ड बाय कॉक्स वर्सेस हिकमैन। आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। तो इन 3 केस लॉ से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आप आ जाइए सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 की हेडिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप एट विल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि विच सेक्शन डिफाइंस पार्टनरशिप एट विल। दिस इज सेक्शन 7। सेकंड क्वेश्चन आता है इसके मीनिंग पर, इसको समझिए। When no provision is made for the duration of their partnership, number 1, or for the determination of their partnership, ये समझिए क्या है। 2 contingencies है। We have made a partnership। कौन सी पार्टनरशिप है ये? लेकिन हमने एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन we have not fixed the term, whether it is for 1 month, whether it is for 1 year, 2 year, we have not decided the tenure, duration नहीं डिसाइड किए हमने। या एक तो then if it is the case then it will be called as the partnership at will। एक बात ध्यान रखना, मीनिंग से क्वेश्चन आएगा। या हमने ये नहीं किया डिटर्मिनेशन ऑफ द हाउ इट विल एंड, कब खत्म करेंगे इसको, हमने ये एंड नहीं किया। तो इन बोथ केसेस इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप एट विल। क्या फर्क पड़ता है इस बात से पार्टनरशिप एट विल होगा नहीं होगा? देन इसमें क्या है कि इसको आप एट विल, इसका मतलब ही यह है कि अगर कोई भी पार्टनर जब उसकी मन करेगा इस पार्टनरशिप फर्म को एंड कर सकता है बाय गिविंग ए नोटिस कि भाई आज के बाद ही खत्म हो जाएगा ये। ठीक, तो इसके पार्टनरशिप के मीनिंग से क्वेश्चन आता है, सेक्शन से क्वेश्चन आता है। सो बेसिकली ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स नॉर इज देयर एनी प्रोविजन एज रिगार्ड्स इट्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है। देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द पार्टनर्स आर नॉट लीगली बाउंड टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप। दे आर नॉट बाउंड, किसी भी जब को टाइम फिक्स ही नहीं है तो देयर इज नो बाउंडेशन, कभी भी खत्म कर दीजिए इसको, ये है क्वेश्चन। सो द पार्टनरशिप कैन बी एंडेड एट द स्वीट विल ऑफ एनी पार्टनर, पी फॉर प्लेम्स, यहीं से आ जाएगा, यही इसकी मेन पहचान है। क्वेश्चन क्या देख लीजिए, व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप विदाउट प्रोविजन ऑफ ड्यूरेशन, मध्य प्रदेश जुडिशरी क्वेश्चन, प्ली फॉर क्लेम्स। मीनिंग से क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ पर ये अगेन पार्टनरशिप नॉट फिक्स्ड फॉर फिक्स ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल, वही बात। ए पार्टनर कैन रिटायर बाय चॉइस नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन, समझे? नोट कौन, इसको दोबारा समझाता हूँ, मेरे ख्याल से सेक्शन था ये 33, एक सेकेंड, 32 सेक्शन है 32 क्लॉज 1। पार्टनर में रिटायर बाय गिविंग नोटिस है, तो ध्यान रखना यहाँ पर इसमें वही बात है, कोई पार्टनर क्योंकि बाउंड नहीं होता है, यही इसकी मेन पहचान होती है, इसलिए अगेन दिस इज पार्टनरशिप एट विल। कर लेंगे आप लोग, इट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड नाउ कम टू सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्वेश्चन प्रीलिम्स में हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, विच सेक्शन डील्स विद द particular partnership, and this is what a person may become a partner with another person in particular adventure or undertaking। यही इतनी सी बात है, समझा देता हूँ। पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? जब आप किसी खास वेंचर के लिए ज्वाइन करते हैं कि हमें केवल फिल्म प्रोडक्शन करनी है या हमें केवल एक अपू घर टाइप एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना है, कोई भी एडवेंचर हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1 to 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। जहां जहां तक जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने वो सब करा दिए। एंड इन नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रीलिम्स आई विल बी डीलिंग फ्रॉम सेक्शन 9 to 17 प्रीलिम्स क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।